तो आज के आपके करंट अफेयर्स 6 जुलाई 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है ब्रेंट क्रूड के बारे। देखो ये ब्रेंट क्रूड क्या है और इसी के साथ में एक और चीज वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ये क्या है। देखो आपके जो ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली डिसाइड किए जाते हैं ना कि $113 पर बैरल के हिसाब से प्राइस मिल रहा है या किसके हिसाब से प्राइस मिल रहा है, ये अल्टीमेटली डिपेंड करते होते हैं कि एवरेज कैसे मेजर की जा रही है। देखो आपके ऑयल प्राइसेस तीन चीजों को देख के आपके डिसाइड होते हैं। सॉरी, तीन चीजों को देख के आपके प्राइसेस डिसाइड होते हैं। सबसे पहले कि आपका तेल जो खरीदा जा रहा है वो कितना, क्या वो तेल कितना हैवी या लाइट है। अब ये हैवी और लाइट का क्या मतलब होता है? हैवी और लाइट का मतलब होता है कि ये जो इसका लिक्विड है वो कितना विस्कस है। विस्कस मतलब आपकी इसकी डेंसिटी कितनी है। क्या ये जो तेल है ये आसानी से फ्लो कर सकता है या इसके अंदर बहुत सारे हार्ड पार्टिकल्स हैं जो इसका फ्लो करना बहुत ही स्लो कर देते हैं। जितना आपका ये आसानी से फ्लो कर पाएगा उतना इसे कहते हैं कि ये लाइट है। जितने इसके अंदर और पार्टिकल्स होंगे जो इसे भारी कर रहे हैं या इसके फ्लो को कम कर रहे हैं, इसकी विस्कोसिटी को कम कर रहे हैं, उसे कहेंगे ये उतना हैवी है, उतना ये भारी है। ठीक है, देखो जितना आपका हैवी होगा एक तो वो उतना ज्यादा पोल्यूशन करेगा क्योंकि उसके अंदर और भी पार्टिकल्स हैं जो साथ में जलेंगे, प्लस ये आपके इंजन को भी खराब करते हैं या कहीं और बर्न कर रहे हो वहां पे ये सारी ग्रीस और ऐसा मटेरियल छोड़ जाते हैं। सो बेस्ट होता है जो सबसे अच्छा तेल होगा वो जितना लाइट होगा उतना अच्छा माना जाता है। दूसरी चीज है आपके तेल को देखा जाता है कि वो तेल कितना स्वीट या सॉर है। अब तेल को टेस्ट कौन कर रहा है, ये टेस्टिंग से इसका कुछ लेना देना नहीं है स्वीट और सॉर का। स्वीट और सॉर अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आपके तेल के अंदर सल्फर कितनी है, उतना ही वो धुआं छोड़ेगा। जिसके अंदर बहुत ही कम सल्फर होती है उसे कहते हैं वो तेल स्वीट है। जिसके अंदर सल्फर बहुत ज्यादा होती है उसे कहते हैं वो तेल सॉर है। तो सबसे बेस्ट तेल आपका अभी तक जो हमने पढ़ा है लाइट और स्वीट होगा। तीसरी चीज आपकी तेल के अंदर देखा जाता है उसकी करोसिव प्रॉपर्टीज। करोसिव प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है? करोसिव का मतलब होता है करोड़ करने की प्रॉपर्टीज। देखो जब आपका तेल आपकी पाइप से पास करता है, किसी भी चीज से पास करता है तो लिक्विड ही ये, तो ये अगर इसके अंदर एसिडिटी बहुत ज्यादा होगी, जितना एसिडिटी ज्यादा होगी वो उतनी ज्यादा इन पाइप्स को गाल देगा, साड़ देगा अंदर से। जितनी एसिडिटी कम होगी उतना अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगर ज्यादा एसिडिटी होगी तो उतना ही ज्यादा वो करोड़ करेगा, उतना ही वो पाइप्स को गाल देगा। ठीक है, जैसे आपका लोहा गल जाता है, रस्ट लग जाती है, वैसे ही तेल भी सेम हालत करके रख सकता है। ठीक है, अगर वो अच्छी क्वालिटी का ना हो। तो इसी चीज के ऊपर आपकी तेल की इन सारी चीजों को देख के आपकी ग्रेडिंग की जाती है और ग्रेडिंग के बाद आपका प्राइस डिसाइड किया जाता है कि ये तेल का प्राइस क्या होगा। आपके ओवरऑल तीन जगहें हैं जहां से आपके जो तेल निकलता है ना उसके मुताबिक आपका प्राइस डिसाइड, मतलब देखो एक आपका एरिया है गल्फ ऑफ मेक्सिको, अमेरिका और मेक्सिको जो कंट्री है उसके वहां पे जो पानी के ऐसे वाटर बॉडी पड़ गई, यहाँ जो समुंदर से निकलता है ये आपके पड़ गया वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये जो अभी हमने पढ़ा उसके बारे। दूसरा है जो आपके नॉर्थ सी, ये आपके यूरोप की साइड पड़ गया, यहां से जो तेल निकलता है उसे कहते हैं ब्रेंट क्रूड। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। और तीसरा ये जो आपकी अरेबियन कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, इराक, ये सारी जितनी भी हैं गल्फ कंट्रीज, इन सबको यहां से जो निकलता है उसे कहते हैं ओपेक ग्रेड। ये तीन ग्रेड्स होते हैं आपके तेल के। तो कंट्रीज इनमें से कोई भी कंट्रीज अपने इन तीनों में से किसी को भी अपना ग्रेड यूज कर सकती हैं कि इनमें से कौन सा तेल उसे वो अपना स्टैंडर्ड मानेंगे और उसके मुताबिक प्राइसेस डिसाइड होंगे। इंडिया ब्रेंट फॉलो करता है, पर दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड माना जाता है वो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट माना जाता है। ओपेक सबसे लोएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को होल्ड करता है,
पर क्योंकि तेल दुनिया के यहाँ ज्यादातर सप्लाई होता है तो ऑब्वियसली तेल यहाँ से जाता है, पर अल्टीमेटली वही चीज, ठीक है। तो ब्रेंट आपका जैसे मैंने बताया नॉर्थ सी 1976 से यहाँ से निकाला जा रहा है। वेस्ट टेक्सास की बात करूं मैं, तो वेस्ट टेक्सास जो है वो आपके गल्फ ऑफ मेक्सिको के आसपास से निकाला जाता है। ये लाइटर और स्वीटर है ब्रेंट से भी ज्यादा, और उससे, ठीक है, दुबई और ओमान से जो निकाला जाता है उससे भी ज्यादा। तो ये दोनों चीजों को समझाया भी है, हैवी, लाइट, स्वीट और स्वीटनेस ऑफ ऑयल क्या होती है। सर ये ग्रेड्स हैं। हाँ जी, सर ये ग्रेड्स हैं। हाँ ये ग्रेड है, इन्हीं के मुताबिक ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं, इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ग्रेड डिसाइड होते होते हैं, ठीक है। कि जितना इनके पास कोई स्टैंडर्ड होगा उतना ज्यादा तेल ज्यादा महंगा होगा, जितना ज्यादा मतलब, क्योंकि ये प्योरेस्ट स्टैंडर्ड इन एरियाज के माने जाते हैं, ठीक है। उसके मुताबिक आपके रेट डिसाइड होते हैं कि अब आपने जो भी तेल निकाला वो इस सैंपल के आगे कहाँ फीचर होता है, तो उसके मुताबिक ये किया जाता है। और सर हाँ जी, सर जैसे हमें कोल की सबसे अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है थर्मल पावर प्लांट्स में, तो ऐसा ऑयल का भी होता है कि कई पर्टिकुलर चीजों में हमें बस हाई क्वालिटी ऑयल ही चाहिए WT वाला, और कईयों में सस्ती क्वालिटी वाला भी चल जाएगा? नहीं देखो, जो आपकी हर तेल की ना अलग अलग जरूरतें हैं, मतलब ऑब्वियसली जैसे आपने बात की, जहां पे हमें जैसे आपके जो लुक बनाई जाती है, जो आपके बिटुमिनस यूज किया जाता है, आपकी सड़कें बनाने के लिए यूज किया जाता है, ये घटिया क्वालिटी का भी चल जाता है, क्योंकि इसके इसके अंदर भी तेल के आपके रेजिड्यू यूज किए जाते हैं क्रूड ऑयल के, क्योंकि ये जो आपका काला काला स्टिकी मटेरियल होता है, क्योंकि जितना हैवी होगा उनके अंदर ये मटेरियल बिटुमिनस नेचुरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। बिटुमिनस कह दिया, ये जो आपके स्टिकी मटेरियल, आपका जो क्रूड ऑयल के मटेरियल चाहिए वो इसके अंदर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, तो वो ज्यादा इसे ज्यादा स्टिकी बना देते हैं, तो वहां पे हैवी यूज कर लेते हैं तो वो सस्ते तेल की क्वालिटी भी चल जाती है। पर जहां पे जब जैसे हमारी कार्स हैं, आपकी कार जितनी बेटर इंजन की है ना, आपको उतना बेटर फ्यूल डलवाना पड़ेगा, आप फिर सस्ती क्वालिटीज के लिए भी नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि गाड़ियों के अंदर अगर आप घटिया क्वालिटी का तेल डालोगे अंदर सारा इंजन भी सड़ जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म में जो गाड़ियां ज्यादा रोड पे रहती हैं और जो थोड़े सालों में खराब होने लग जाती है, उनमें यही फर्क होता है कि तुम तेल किस क्वालिटी का डलवा रहे हो, तो इस चीज पे बहुत बड़ा असर डलता है, ठीक है। तो ऑयल की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी इंजन उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस कारण जैसे हमारी कार्स का एग्जांपल लगा लो और सड़कें बनाने के लगा लो, तो अलग अलग ग्रेड में अलग अलग चीजें इस तरीके से यूज हो जाती हैं, ठीक है। और अगर जितना सल्फर कम होगा तो आपके सल्फर डाइऑक्साइड उतनी कम निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड आपके इंजन से कम निकलेगी, तो जो एसिड रेन है वो नहीं होगी, अगर जितनी कम होगी मतलब उतनी कम एसिड रेन के चांसेस होंगे। नेक्स्ट है नैनो यूरिया। अब ये नैनो यूरिया क्या है, देखो इंडिया इस टाइम बहुत बड़ी क्वांटिटी में यूरिया बाहर से इंपोर्ट करता है, ठीक है। ये कुछ टाइम पहले हमने एडिटोरियल्स में पढ़ा है, ये बहुत बड़े स्केल के ऊपर हम यूरिया बाहर से इंपोर्ट करते हैं। यूरिया आपके सोर्स पड़ता है नाइट्रोजन का। देखो जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर में भरी पड़ी है, हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे बड़ी गैस ही नाइट्रोजन है। पर प्लांट्स इस तरीके से डेवलप हुए हुए हैं कि आपके प्लांट्स ना हवा से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, उनकी रूट से उन्हें नाइट्रोजन चाहिए, इसीलिए नाइट्रोजन आपकी किसी ना किसी तरीके से सॉइल के अंदर पहुंचानी पड़ती है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के कंपाउंड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारी चीजों के कंपाउंड ही आपके प्लांट्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है। अगर वो उस फॉर्म में ना हो वो नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इसी तरीके से, तो पर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमें यूरिया इतना ज्यादा मंगाना पड़ता है, और लॉन्ग टर्म में आपके किसानों के साथ हुआ क्या है, किसानों ने भर भर के यूरिया अपने खेतों में छिड़कना शुरू कर दिया, फैलाना शुरू कर दिया। अब इसकी प्रॉब्लम क्या हुई है, जब इतना ज्यादा यूरिया हम यूज करने लगे, इंडिया को उतना ही ज्यादा इंपोर्ट करवाना पड़ता है, हमारा उतना ज्यादा बजट डेफिसिट बढ़ता जाता है, क्योंकि उतना ज्यादा हमें पैसे चुकाने पड़ेंगे अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। तो एक तो हमने अपना एम लगाया कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे यूरिया में 2025 के एंड तक,
ठीक है। और इसका मेन क्रेडिट हम दे रहे हैं कि अगर हम नैनो यूरिया बढ़ाना शुरू करेंगे। देखो ये नैनो यूरिया इंडिया की अपनी इनोवेशन है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, ये एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जो मेन सप्लायर भी है। इन्होंने अपने कलोल के प्लांट के अंदर नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो इनका है वहां पे, वहां से ये आपके नैनो यूरिया वहां पे डिस्कवर किया है। नैनो यूरिया बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो इससे क्या होगा, अभी जो हम यूरिया आपके बड़े स्केल पे फेंका जाता है आपके खेतों के ऊपर, उसकी जगह ये एक लिक्विड है। इस लिक्विड को आप मिक्स करोगे पानी के साथ और इसे इसके बाद स्प्रे करना है। इससे फायदा क्या होगा, देखो अभी जो हम यूरिया यूज करते हैं क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसे एब्जॉर्ब होने में, सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब होने में और उसके बाद रूट्स में जाने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर उसके बीच में बारिश आ गई और कोई अंधेरी आ गई, तूफान आ गया, ये यूरिया उड़ के कहीं और पे भी जा सकता है और आपका पोल्यूशन कॉज कर सकता है। जैसे कि अगर पानी की बॉडीज के अंदर गिर गया तो आपकी यूट्रोफिकेशन, वहां पे न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा फैल जाएगा, वो पानी पोल्यूट हो जाता है। तो ये जो चीज है, क्योंकि इसे स्प्रे करेंगे, ये सॉइल साथ की साथ एब्जॉर्ब कर लेगी और ये बहुत छोटी क्वांटिटी से भी वो चीज डिलीवर कर सकता है जो आपके बड़े बड़े स्प्रे, जो मतलब बड़ी क्वांटिटी में हम जो यूरिया यूज कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। और इसका असर ओवरऑल ये पड़ेगा कि जैसे कि एक जो 500 ml की बोतल है वो 240 रुपीज की है। एक तो सरकार को सब्सिडी कम देनी पड़ेगी, ठीक है, और दूसरा जैसे एक पूरी बोरी अगर यूरिया की किसने खरीदनी है 45 kg की, वो 267 की पड़ती है। तो एक बोरी और मल्टीपल बोरियां लगती हैं खेतों में, ठीक है। तो एक तो बोरियां कम हो जाएंगी, मतलब बोरियां तो यूज ही नहीं करनी पड़ेगी, एक सिंगल बॉटल भी पूरे पूरे खेत को कई जगहों पे डिलीवर कर पाएगा, ठीक है। तो जहां पे तो ओवरऑल ये ज्यादा सस्ता पड़ेगा और इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, केमिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अपने आप ज्यादा इफेक्टिव भी पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आपको मैंने बताया, जो कन्वेंशनल यूरिया है वो सिर्फ 30 to 50% ही डिलीवर कर पाता है नाइट्रोजन, ये 80% तक कर देगा। तो इसकी कम क्वांटिटी ज्यादा बेटर असर दिखाएगी। तो ये ज्यादा फ्यूचर रेडी चीज है, ठीक है। ये नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। नैनो पार्टिकल्स हमने तैयार किए हैं जो बहुत ही इफेक्टिवली, देखो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी में हम ऐसे पार्टिकल्स आर्टिफिशियली तैयार करते हैं जिन्हें हम एक स्पेशल टारगेट सेल के लिए ही बनाते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर भी हम नैनो टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज नैनो टेक्नोलॉजी से हम कैंसर की दवाई बना सकते हैं, ठीक है। ऐसी रिसर्चेस चल भी रही हैं। वो क्या करेंगी, जो कैंसर सेल है ना, वो उन्हीं पे जाके अटैक करेंगी। तो अभी जैसे कीमोथेरेपी अगर कोई करवाता होता है तो उनकी ओवरऑल बॉडी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है, कमजोर पड़ जाते हैं, सब कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है। अगर नैनो टेक्नोलॉजी यूज होगी तो आपके अपने आप उन सेल्स पे जाके जब वो टारगेट करेंगे तो आपके बाकी बॉडी को हार्म नहीं होगा। तो ये एक, इस हद तक हम टेक्नोलॉजी बना सकते होते हैं कि जिस चीज को जाके अटैक करना है उसी चीज को अटैक करवा सके। बस ये टेक्नोलॉजी अभी, नैनो टेक्नोलॉजी एक नया फील्ड है रिसर्च का और अभी इसके ऊपर बहुत सारा काम चल रहा है। तो धीरे धीरे इसके हमें रिजल्ट दिखने शुरू होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बानी ग्रासलैंड्स, इसके बारे, देखो बानी ग्रासलैंड्स के बारे बात करूं तो ये आपके गुजरात के अंदर ये ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, जो गुजरात का वो टोटल 4.3% एरिया कवर करते हैं। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही ग्रासलैंड, ग्रासेस का एरिया है, ठीक है। तो ये आपके कच्छ, सौराष्ट्र और सेंट्रल गुजरात का सारा एरिया, 8 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करता है ये पूरा, ठीक है। यहाँ पे 40 अलग अलग टाइप की ग्रास स्पीशीज और टोटल 99 फ्लावरिंग स्पीशीज और बहुत सारे आपके एनिमल्स भी पाए जाते हैं। जैसे डेजर्ट फॉक्स होगी, इंडियन फॉक्स हो गया, जैकल हो गया, डेजर्ट कैट होगी, कारिकल हो गया, हाइना हो गया, चिंकारा हो गया, नीलगाय होगी, ऐसे। और एक टाइम पे चीता भी एग्जिस्ट करता था। चीता अब इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है, चीता अब इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता। इंडियन चीता सारे मारे गए थे और इनकी पॉपुलेशन अब तो खत्म हुए, बहुत साल हो गए, 7-8 साल पुरानी बात है कि आपके सारे चीता खत्म हो गए इंडिया में। अब गवर्नमेंट सोच रही है अफ्रीका से चीता मंगा के इंडिया के जंगलों में
दोबारा से इंट्रोड्यूस करने के लिए। पुराने सारे चीता खत्म हो चुके हैं इंडिया में, अब चीते नहीं पाए जाते। अब यहाँ तो लेपर्ड है, यहाँ जैगुआर्स है, ठीक है। चीता एज अ स्पीशीज इंडिया में खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपके बन्नी ग्रासलैंड्स न्यूज में क्यों थी? ये ना इन्वेसिव स्पीशीज इस जगह को इफेक्ट कर रही है। एक आपका प्लांट है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ये आपका एक प्लांट है, एक पेड़ है, एक्सोटिक ट्री स्पीशीज है, जो इस एरिया में हो क्या गया है कि हद से ज्यादा फैल रहा है। अब ये एक्सोटिक स्पीशीज या इन्वेसिव स्पीशीज क्या होते हैं? देखो, हर प्लांट या हर एनिमल किसी ना किसी इन्वायरमेंट को बिलोंग करता है। जिस इन्वायरमेंट या जिस इलाके को बिलोंग करता होता है उसे हम कहते हैं कि वो उस जगह को एंडेमिक है, कि वो वहां पे पाया जाता है। अगर आप उस प्लांट या उस एनिमल को उस जगह से निकाल के किसी और नई इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस करोगे, उसे स्टार्टिंग में बोला जाता है कि वो एग्जॉटिक प्लांट या एनिमल, जो भी जिसे नई जगह पे लेके जा रहे हो, एग्जॉटिक है, क्योंकि वो वहां पे पाया नहीं जाता था, आपने वहां पे इंट्रोड्यूस किया। ये जो एग्जॉटिक प्लांट या एनिमल था, अब ज्यादातर जब भी आप किसी प्लांट या एनिमल को नई जगह पे ले जाओगे, वो आपके हमेशा नई जगह पे जाके मोस्ट ऑफ देम मर जाते हैं, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाते। पर कई प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ना बहुत स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है, और इस नई इन्वायरमेंट में आके क्या होता है, देखो पुरानी इन्वायरमेंट में जहां पे वो एग्जिस्ट करते हैं, उनकी उस इन्वायरमेंट के अंदर ना, एक डेफिनेशन में बता दूं, आपके नेचुरली लिमिटिंग फैक्टर्स एग्जिस्ट करते होते हैं। अब ये लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? लिमिटिंग फैक्टर्स का मतलब होता है आपके ऐसे फैक्टर्स जिससे उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है। शायद कोई प्लांट था, उस प्लांट को खाने वाला यहाँ पे कोई पेस्ट एग्जिस्ट करता है जो इसे खाता रहता है, पर ये प्लांट आगे ग्रो करता रहता है, पेस्ट और खाता रहता है, तो ओवरऑल इसकी आबादी कंट्रोल में रहती है, ठीक है। कोई शायद आपका जानवर था, उसे कोई और बड़ा जानवर खा जाता है, तो उसकी आबादी कंट्रोल में रहती है। अगर ऐसे कोई बड़े जानवर, जो बहुत बड़े साइज के जानवर होते हैं जिन्हें कोई और नहीं खा पाता, उनकी दुश्मन कई बार नेचर ही होती है। नेचर में कई बार अगर सूखा पड़ जाएगा तब वो मर जाएंगे, ठीक है। ऐसी चीजों में तो अपने आप उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रखने वाले फैक्टर्स जहां पे वो पाए जाते हैं ना, वहां पे वो एग्जिस्ट करते हैं। किसी को भी नई जगह पे इंट्रोड्यूस कर दोगे ना, शायद वो लिमिटिंग फैक्टर्स वहां पे हो ही ना उस स्पीशीज के। अगर ऐसा हो गया कि उसे कोई खाने वाला नहीं है, उसे कोई मारने वाला नहीं है, नेचर बहुत ज्यादा फेवरेबल होगी उसके लिए, वो क्या करेगा, यहाँ पे हद से ज्यादा फैलना शुरू करेगा। और क्योंकि ओरिजिनल इन्वायरमेंट को तो यहाँ पे खाने वाले लोग ऑलरेडी प्रेजेंट है, उन सबकी जगह ये लेना शुरू कर देगा। जब ऐसा ये तेजी से फैलना शुरू हो जाता है, तब इन एग्जॉटिक स्पीशीज को कहते हैं वो इन्वेजिव हो गई हैं, वो जगह के ऊपर कब्जा करने लग गई हैं, ठीक है, और उसे कॉलोनाइज करने लग गई हैं, ठीक है। जैसे एक बहुत ही कॉमन चीज आपने कांग्रेस ग्रास, वो आपने फूल देखे होंगे, मतलब फूल नहीं है, मतलब आपकी झाड़ियां से देखी होंगी जिनके ऊपर वो वाइट वाइट छोटे छोटे से फ्लावर जैसे आए पड़े होते हैं, उन्हें कांग्रेस ग्रास कहते हैं। वो भी इन्वेजिव है, वो इंडिया को बिलोंग नहीं करता, पर एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग में जो मैक्सिको से हमने जो सीड्स मंगाए थे, उसके साथ वो इंडिया आ गया, और अब इंडिया की जगह जगह पे वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी गलतियां इंसानों ने की है। जैसे ये ओरिजिनली जो ये प्लांट यहाँ पे जूलीफोरा लाया गया था, फ्लोरा, ये बेसिकली इसलिए लाया गया था क्योंकि ये सारे एरिया में ना सॉइल के अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने, आपके वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस प्लांट के बारे ये सुना था कि प्लांट सॉइल से सॉल्ट को खींच लेता है। प्रॉपर रिसर्च नहीं की, कुछ नहीं किया, इस प्लांट को लगा दिया। अब ये चीज एक तो सारे एरिया के ऊपर कब्जा करती जा रही है, दूसरी चीज ये पाया गया है जहां जहां ये उगता है ना, ये सॉइल के अंदर सॉल्ट और ज्यादा बढ़ा रहा है कम करने की जगह, तो सॉल्ट के तो ढेर लगने लग गए हैं, तो इस कारण प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। ये चीज फोर्थ करंट अफेयर, बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर है आपके जिम्बाब्वे देश के बारे में। जिम्बाब्वे आपके सदर्न साइड पे पड़ता है अफ्रीका के, ठीक है। सेंट्रल कंट्री है, लैंडलॉक्ड है, इसे समुंदर कहीं से नहीं लगता।
जिम्बाब्वे के सेंट्रल बैंक ने, क्योंकि देखो महंगाई सिर्फ इंडिया में नहीं हो रही, सारी दुनिया में फैल रही है महंगाई, एक तो फैल रही है, और दूसरा हर कंट्री के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है ना, वो खत्म होते जा रहे हैं चीजों को इंपोर्ट करने के चक्कर में। तो सारी दुनिया की इकोनॉमी इसी कारण क्राइसिस में जा रही है। अब ये जो आपके सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म होते जा रहे हैं और ये सारी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसके चलते हुए आपके जिम्बाब्वे ने, देखो जिम्बाब्वे की अपनी खुद की करेंसी भी एग्जिस्ट करती है, पर इसके ऊपर ना उसके लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है। इस कारण, क्योंकि जिम्बाब्वे ने एक बहुत ही टेरिबल मिस्टेक्स हिस्ट्री में इकोनॉमी में की हैं, जहां पे उन्होंने अपनी करेंसी ऑलमोस्ट बर्बाद करके रखी हुई है। इसलिए जिम्बाब्वे के अंदर ना ज्यादातर चीजें डॉलर में ही खरीदी जाती हैं, अमेरिकन डॉलर वहां पे आम करेंसी है, अमेरिकन डॉलर। पर लोगों को अब जब इन्फ्लेशन, महंगाई का डर लगने लग जाता है ना, तो लोग ना वहां पर डॉलर और ज्यादा बचाने शुरू कर देते हैं। तो मार्केट के अंदर डॉलर की सप्लाई कम होगी, तो और ज्यादा डॉलर जिम्बाब्वे को खरीदने पड़ेंगे अपनी मार्केट में सप्लाई करने के लिए। तो जिम्बाब्वे अब चाहता है कि लोग ये डॉलर ना बचाएं, तो जिम्बाब्वे क्या कर रहा है, जिम्बाब्वे आपके सोने के सिक्के जारी कर रहा है। ठीक है, कि आप सोने के सिक्के लो, सरकार की तरफ से सोने के सिक्के बनाए जा रहे हैं। तो ये वही एंशिएंट मिडीवल टाइम पे जा रहे हैं, जहां पे सोने के सिक्कों से ट्रेड हो सकता था, कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम ना हो, तो जो सोना है इनके पास उसे यूज करें। इन सोने के सिक्कों का नाम इन्होंने रखा है मोइस ओन तोनिया। इसका मतलब होता है स्मोक दैट थंडर। ये आपकी इस कंट्री में विक्टोरिया फॉल्स पड़ते हैं इसमें, और जाम्बिया इसके साथ में देश लगता है उन दोनों के बॉर्डर पे। तो वो विक्टोरियन वाटरफॉल को अक्सर ये बोला जाता है, लगातार वो जैसे गिरते हैं और उनसे जो पानी का स्मोक उठता है, तो वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये 22 कैरेट का एक गोल्ड कॉइन होगा, जिसका यूनिक सीरियल नंबर भी होगा। इसे आप कैश के बदले एक्सचेंज भी कर सकते हो, इसे एज अ करेंसी भी यूज कर सकते हो, ट्रेडेबल है ये। ठीक है, और इंटरनेशनली ट्रांजैक्शंस में भी यूज कर सकते हो, किसी को फॉरेन में भी दे सकते हो, इसके बदले लोन भी ले सकते हो, ये सारी चीजों में यूज हो सकता है। ठीक है, तो उनकी सरकार अब ये चीज करने लगी है कि वो सोने के सिक्के जारी कर रहे हैं, क्योंकि उनसे अब करेंसीज हैंडल नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि उनकी जो एनुअल इन्फ्लेशन है वो 192% हो चुकी है। हमारे इंडिया के इन्फ्लेशन कंटेक्स्ट के लिए हम 7% इन्फ्लेशन पर डरे हुए हैं। ठीक है, यूके आपका 11% इन्फ्लेशन पर डरा हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान 25% इन्फ्लेशन पे भी नहीं डर रहा। ठीक है, वो ज्यादा बहादुर है। ये आपके 192% इन्फ्लेशन इनकी हो चुकी है, तो इनकी करेंसी, इनकी इकोनॉमी पूरी बर्बाद हुई पड़ी है। ऐसी इन्फ्लेशन को कहते होते हैं हाइपर इन्फ्लेशन या रनवे इन्फ्लेशन, कि बस अब कंट्रोल से बाहर हो गई है, अब नहीं ये संभाली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके रैपिड, एक्सेसिव और आउट ऑफ कंट्रोल प्राइस राइज होता रहता है। आपकी कमोडिटीज रातों रात, आज लेट्स सपोज मार्केट में कोई सामान खरीदने गए 10 रुपए का, कल गए हो अचानक ही 50 रुपए का, अगले दिन गए हो 500 रुपए का, उससे अगले दिन गए हो 5000 का। तुम्हें कोई एक टाइम पे लगेगा ही नहीं कि तुम्हारे पैसे की अब कोई वैल्यू बची है, क्योंकि तुम जितना लेके जा रहे हो मार्केट में कम है, तो तुम्हारा अपनी करेंसी से भरोसा उठ जाएगा। ऐसी सिचुएशंस को आपके कहते होते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन हो गई है। तो इसे माना जाता है कि आपकी अपनी लोकल करेंसी बर्बाद हो चुकी है। क्लियर है?